हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं 10th क्लास के बिहार बोर्ड के बहुपद के बारे में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बहुपद के बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारी बातें हम लोग सीखेंगे और यह क्लास जो है मेनली हम लोग के थ्योरी का होगा, ठीक है। इसमें हम आपको क्या करेंगे कि इस चैप्टर के सभी थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज आपने अगर ये पूरे वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो आपको समझिए कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इतना उम्मीद दिलाते हैं आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बहुपद को, ठीक है ना। तो हम लोग को सबसे पहले ये सीखना है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, और फिर हम लोग को यहाँ पे सीखना है बहुपद की पहचान, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में जो है एक सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि बहुपद किसे कहा जाता है। तो देखिए बहुपद की परिभाषा देंगे कि वह बीजीय व्यंजक, यानी बोले तो यह क्या होता है, तो बीज गणित का एक हिस्सा है, इसलिए इसका परिभाषा देंगे वह बीजीय व्यंजक, ठीक है ना, वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर का घात, ठीक है ना, प्रत्येक मतलब जितने भी चर उसमें शामिल होंगे सबका घात, ठीक है ना, जिसके प्रत्येक चर का घात एक क्या हो, तो याद रखिएगा जिसके प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो या धन पूर्णांक हो, ऐसे कह देते हैं कि धन पूर्णांक हो, ठीक है ना, धन पूर्णांक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे याद रखिएगा, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि बहुपद किसे कहा जाता है। तो बहुपद वो बीजीय व्यंजक होता है जिसका घात है ना, घात जो है हम लोग पावर को देखेंगे यानी घात को देखेंगे, वो कैसा होना चाहिए, तो एक धन पूर्णांक अगर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुपद कहते हैं। अब धन पूर्णांक का क्या मतलब है, तो धन पूर्णांक का मतलब है कि वो घात जो है या तो 0 होना चाहिए या समझिए कि 1 2 3 4 5 इस तरह से प्लस में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है घात तो हम लोग क्या कहेंगे, तो बहुपद कहेंगे। और घात में भी किसका घात, तो जितने भी समझिए कि उसमें होगा जिसके प्रत्येक घात यानी जितने भी उसमें पद होंगे सबका घात क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है, आपसे क्या करता है एग्जाम में एक सवाल पूछेगा पहचान करने को, जिसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है, पहचानिए। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 3x+4 यह एक बहुपद है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे घात देखेंगे, घात क्या एक है, इसका मतलब है कि ये धन पूर्णांक है, तो यह समझिए कि एक बहुपद है, ठीक है ना। और इसी तरीके से मान लीजिए कह देता है कि 1 मान लीजिए x² ऐसे दिया है ना, 3x+4 दिया है, तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग घात के नियम से ऊपर भेज देंगे तो क्या बनेगा, x⁻² बनेगा प्लस 3x+4 बनेगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे घात माइनस में हो गया, तो समझिए कि यह बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा, यानी इसको बहुपद हम लोग नहीं कहेंगे। या इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया कि कोई बहुपद हमें दिया है x² + 5√x+4 ऐसे दिया है, इसका मतलब रूट का मतलब ये हो जाता है कि इसका पावर कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2 यह परिमेय हो गया, पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। तो रूट का मतलब 1/2 हो जाता है, इसलिए रूट में भी अगर रहता है तो ये समझिए कि बहुपद नहीं है, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि कोई अंक जो है वो बहु मतलब रूट में रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा दिया 4x² प्लस मान लीजिए √3 × x+1 ऐसे बोला है, तो यह जो है यह बहुपद है। हम लोग को चर का घात देखना है, चर का, यानी यहाँ पे x चर है, यहाँ पे x² का पावर, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं घात 1 है, तो यह चर का घात धन पूर्णांक होना चाहिए, तो ये समझिए बहुपद है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि घात अगर माइनस में दिखाई देता है या घात इस तरह बाटा में दिखाई देता है, घात मतलब चर कोई रूट में दिखाई देता है या चर इस तरह बाटा में नीचे दिखाई देता है, तो ये बहुपद नहीं होता है। और इसके अलावा जो है ये सभी हम लोग का बहुपद होगा, ठीक है ना। तो एक बात हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया और यहाँ से हम लोग को 1 मार्क्स जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या, बहुपद पहचानने का कि वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए, तो जिसके प्रत्येक चर का घात जो है यह एक धन पूर्णांक होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुपद के घात, है ना, बहुपद का घात किसे कहते हैं। तो एक हम लोग को बात यहाँ पे मिलता है, घात पूछता है कि घात किसे कहते हैं, बोले तो बहुपद का घात किसे कहते हैं। तो एक बहुपद का पूरा घात बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोग को ये बहुपद दिया हुआ है, जो भी हम लोग को बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सबसे अधिक वाले घात को देखेंगे। तो किसी बहुपद के सबसे अधिक वाले घात को हम लोग उस बहुपद का घात कहते हैं।
ठीक है ना। यानी मैंने बोला कि किसी बहुपद के, यानी किसी बहुपद के सबसे बड़ी घात को, सबसे बड़ी घात को हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है ना। यानी उस बहुपद का हम लोग घात का नाम देते हैं, ठीक है ना। बहुपद का वहां पे घात हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका मतलब है कि कोई बहुपद हमें ऐसा दिया है 3x² है ना, प्लस 5x प्लस 4 ऐसा कुछ दिया है, तो इसमें सबसे अधिक घात कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे घात कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कहलाएगा कि इस बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कहलाएगा इस प्रकार से 2। यानी देखेंगे उस बहुपद में जो सबसे अधिक घात होगा उसे हम लोग नाम क्या दे देंगे, तो बहुपद का घात देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आगे देखते हैं कि बहुपद का नाम कैसे रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे x में बहुपद है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्रत्येक चर इसका, या इसमें चर के रूप में, सॉरी इसमें चर के रूप में x है, तो इसका नाम हम लोग ऐसे कह देंगे px कह देंगे, ठीक है ना, ऐसे कह देंगे, या fx ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी इस प्रकार से एक हम लोग नाम दे देते हैं। खास करके हम लोग क्या लिखते हैं, तो px लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x में बहुपद है, इसका नाम हम ऐसे कर सकते हैं कि px बराबर ऐसे 3x प्लस 4 कर सकते हैं। तो ये बहुपद का इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यह बहुपद हमको y में दिया हो, जैसे मान लीजिए कि हमको दिया है 2y² प्लस 7y प्लस 5 ऐसे कुछ दिया है, तो समझिए कि इसका नाम ऐसे लिखेंगे कि इसको कह देंगे py बराबर ऐसे कह देंगे, ठीक है। तो हम लोग इतना तक जो है समझिए 3 बात सीख लिए। क्या क्या, सबसे पहले बहुपद को हम लोग को पहचानना है, बहुपद किसको कहना है, तो जिसके प्रत्येक चर का घात धन पूर्णांक। दूसरी बात हमने सीखा कि बहुपद का घात किसे कहेंगे, तो बहुपद में जो सबसे बड़ा वाला घात होगा उसे हम लोग बहुपद का घात कहेंगे। और तीसरा बात हमने सीखा कि बहुपद का नामकरण कैसे करना है, तो उसके चर को देख करके, अगर x का बहुपद है तो कह देंगे px बराबर, अगर y का बहुपद है तो यहाँ पे कह देंगे py बराबर। कोई दिक्कत। अब चलिए आगे हम लोग सीखते हैं कि घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कि घात के आधार पे बहुपद के कितने से प्रकार होते हैं। देखिएगा, घात के आधार पर, ठीक है ना, तो घात के आधार पर बहुपद हम लोग को यहाँ पे कुल मिला के 3 प्रकार के पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। एक का नाम होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग को यहाँ पे पढ़ाई करना है द्विघातीय बहुपद, है ना, द्विघातीय, है ना, ऐसा भी लिखा रहेगा द्विघातीय बहुपद। और तीसरा हम लोग को यहाँ पे पढ़ाई करना है त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना, त्रिघातीय बहुपद। अब देखिएगा, एक घातीय बहुपद कहीं एक और नाम दिया जाता है रैखिक बहुपद, ठीक है, इसे याद रखना है। और उसके बाद द्विघातीय बहुपद को हम लोग कहेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद कह सकते हैं। और इसी को हम लोग यहाँ जो है ये कह सकते हैं कि वर्ग बहुपद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है त्रिघातीय बहुपद, या इसी का नाम हम लोग कह सकते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात, यानी बोले तो बहुपद का घात 1 होना चाहिए, यानी बहुपद का घात सबसे अधिक घात को कहेंगे। यानी अगर बहुपद का घात समझिए कि 1 है तो ऐसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। और द्विघात बहुपद या वर्ग बहुपद या द्विघातीय बहुपद किसे कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात कितना हो, 2 हो। इसका मतलब है कि बहुपद का सबसे अधिक घात कितना होना चाहिए, तो 2 होता है, तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी तरह से त्रिघात बहुपद में क्या कहेंगे, तो बहुपद का घात जो है वो 3 होता है। अब ये एग्जाम में जो है आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो आपको बता देना है 1, ठीक है। कहेगा द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो कह देंगे 2। इसी तरह पूछता है ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पे बताइए त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ये भी आपके एग्जाम में एक बात पूछ लिया जाता है। तो इसके व्यापक रूप कहेंगे ऐसे ax प्लस बी, ठीक है। द्विघात का व्यापक रूप क्या होगा, तो इसको कहेंगे ax² प्लस bx प्लस सी। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए बहुपद का घात 1 है, यहाँ पे बहुपद का घात 2 है, यहाँ पे बहुपद का घात 3 है, यानी सबसे अधिक घात को ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो बहुपद का घात कहेंगे। एक घातीय के लिए देख रहे हैं कि सबसे अधिक घात 1 है, इसका मतलब बहुपद का घात 1 है। और ये रैखिक बहुपद है,
यहाँ पे घात 2 है तो द्विघात बहुपद है, यहाँ पे घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए चर के रूप में यहाँ पे x लिया गया है, चर के रूप में y भी लिया जा सकता है, कोई और चर ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे a b जो दिखाया गया है, a b c दिखाया गया है, a b c d दिखाया गया है, तो ये सब जो है एक वास्तविक संख्या होगा, याद रखना है ये सब वास्तविक संख्या होगा। और वास्तविक संख्या का मतलब यहाँ पे a का मान, ये तीनों कंडीशन में a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये घातीय नहीं रह पाएगा, यहाँ पे a 0 होगा तो ये द्विघात नहीं रह पाएगा, यहाँ पे a 0 होगा तो त्रिघात नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पहचान करना है, a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे ए बी सी डी जो भी है ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रूट में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, बटा में रह सकता है, किसी भी प्रकार के आ सकता है, बस 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे बी सी डी ये सब 0 हो सकता है, यहाँ पे बी सी 0 हो सकता है, यहाँ पे बी 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अगर बाकी सब 0 होगा तो ये बहुपद रहेगा, यानी ए बी 0 हो जाए तो ये रैखिक है। यहाँ पे समझिए बी और सी भी 0 हो जाए तो ये द्विघात रहेगा, यहाँ पे बाकी बी सी डी ये भी मतलब अगर 0 हो जाए तो ये त्रिघात रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 होगा तो ये द्विघात बन जाएगा, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये 0 होगा रहेगा तो ये समझिए कि यह पार्ट सिर्फ बचेगा, तो ये हम लोग का रैखिक बन जाएगा, और यह जो होगा समझिए कि ये केवल अचर ही बच पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग सीख लिए घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। घात के आधार पे सीख लीजिए बहुपद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक का नाम है एक घातीय बहुपद, दूसरे का नाम है द्विघात बहुपद, तीसरे का नाम है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघात का घात 3 होता है। इसका व्यापक रूप ax प्लस बी लिख देंगे। द्विघात का यहाँ पे व्यापक रूप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और त्रिघात का बहुपद त्रिघात का व्यापक रूप हम लोग ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस डी लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ से जो है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होता है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम लोग इसके बाद सीखेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ठीक है ना। कि बहुपद के शून्यक पर समझते हैं। यहाँ से आपके सवाल जो है ये 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो एक वर्ड है यहाँ पे हम लोग के लिए शून्यक, ठीक है ना। देखिए इसका नाम से ही जैसे लग रहा है शून्यक। शून्यक का मतलब होता है कि शून्य कर देने वाला, शून्य कर देने वाला। इसका मतलब यह है कि चर का ऐसा मान, यानी उस बहुपद में चर का कुछ ऐसा मान होगा, है ना, चर का एक ऐसा मान होगा जो उस बहुपद के टोटल मान को हम लोग को कितना बना दे, तो बहुपद के टोटल मान को समझिए कि 0 बना दे, यानी बहुपद का कुल आंसर 0 आ जाता है, तो वहां पे कहेंगे कि वह चर जो है बहुपद शून्य कहलाता है। वह चर का जो मान होगा वो शून्य कहलाता है। अब इस बात पर आधारित जो है आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल, यानी यहाँ पे जो है आपसे कहेगा कि बताएं कि px बराबर 3x स्क्वायर प्लस मान लीजिए 4x प्लस 1 दिया है, और कहता है कि इसके लिए हम लोग को बताना है कि x बराबर -1, ठीक है ना, इसका शून्यक है या नहीं। यानी हम लोग को जांच करना है कि x बराबर -1 जो है इसका शून्यक है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि x का मान इसमें रख देंगे, यानी क्या करेंगे तो p x के जगह पर -1 रख देंगे, तो क्या मिलेगा 3 x के जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस ये 4 x के जगह पर -1, अब प्लस में ये 1 का 1 हो जाएगा। यानी देखिए 3 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, ये प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। यानी 3 एकम 3 माइनस 4 प्लस 1, यानी देख रहे हैं कि प्लस और प्लस वाला जोड़ लेंगे, है ना। 3 1 कितना हो जाएगा 4, और घट रहा है 4, तो 4 से 4 घट के कितना मिलेगा 0। तो देखिए हमने इस बहुपद में, है ना, x के जगह पर कितना रखा है -1 रखा है, तो इस बहुपद का कुल मान जो है कितने के बराबर आ गया 0 आ गया। तो कहेंगे कि x का मान जो -1 है इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये 0 मतलब नहीं आता, तो कहते हैं कि शून्यक नहीं कहलाएगा। अब इसी बात को ऐसा भी कर सकता है कि x बराबर -1 के लिए इस बहुपद का मान बताइए। तो मान निकालने के लिए भी कर सकता है कि हाँ x बराबर -m1 के लिए चाहे x बराबर कुछ ऐसे दे करके, और आपसे कहेगा इसका मान बताइए, तो x का मान उसमें रखेंगे और हम लोग बहुपद का इस प्रकार से मान निकाल देंगे, ठीक है ना। तो शून्यक समझ गए। शून्यक का मतलब है कि चर का एक ऐसा मान जो बहुपद को कितना बना दे, 0 बना दे, शून्य बना दे, तो इस बात को हम लोग क्या कहेंगे, तो शून्यक कहेंगे, ठीक है। अब हमें कोई बहुपद के लिए कहेगा शून्यक निकालने को, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक बात याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुपद 3 प्रकार के हैं। एक है हम लोग का रैखिक बहुपद, है ना, दूसरा है द्विघात बहुपद,
और तीसरा है त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि यह किस किस प्रकार का मिलेगा। तो रैखिक बहुपद का मतलब ऐसे हो गया 2x + 3 हो गया, है ना। यहाँ पे घात 1 होना चाहिए, चर कुछ भी हो जाए, XYZ कुछ भी रहे, ठीक है ना। द्विघात का मतलब है ऐसे कुछ रहेगा, घात 2 होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद त्रिघात का मतलब है कि घात यहाँ पे 3 होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तो इसे हम लोग बहुपद मानेंगे कि ये त्रिघात है, ये द्विघात है, और ये क्या हो गया, रैखिक हो गया। अब इसके शून्यक कैसे निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए बहुपद में ये होता है कि बराबर पहले से नहीं रहता है, तो इसके शून्यक निकालने के लिए इसका हम लोग संगत समीकरण लिखते हैं। संगत समीकरण का मतलब है इसी का समीकरण बना देंगे, यानी जो हमें बहुपद यहाँ पे 2x + 3 दिया है, इसका संगत समीकरण बनाने के लिए इसके बराबर में बस 0 लगा देंगे, ठीक है ना। ऐसे संगत समीकरण बनेगा, याद रखिएगा। द्विघात का संगत समीकरण यहाँ पे बनाने के लिए इसके बराबर में क्या कर देंगे, 0। त्रिघात का समीकरण बनाने के लिए इतने के बराबर 0, या इसके व्यापक रूप के अगर तौर पे पूछ लिया जाए तो इसके व्यापक रूप में लगा देंगे 0। जैसे रैखिक का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax + b। अब इसका संगत समीकरण क्या होगा, तो ax + b = 0। इसी तरह द्विघात का समीकरण, द्विघात बहुपद का बताइए कि व्यापक रूप क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो ax² + bx + c। हम कहेंगे इसका संगत समीकरण क्या होगा, तो बराबर में लगा देंगे 0, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं शून्यक निकालना, बहुत आसान तरीके से आपको सिखाएंगे, और हम लोग जो है आराम से जो है सीख जाएंगे। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए ध्यान पूर्वक देखें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक सवाल हम लोग को मान लीजिए दिया है, कहता है कि बहुपद, ठीक है ना, बहुपद मान लीजिए दिया है px बराबर, ठीक है ना, px बराबर 4x² + 3x - 1, ठीक है ना, का शून्यक निकालें। क्या क्या निकालना है हम लोग को, शून्यक निकालना है। तो बहुत आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। ये सवाल आपसे 2 नंबर के लिए पूछेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑप्शन दिएगा, कहेगा कि बहुपद इतना का शून्य कौन सा है, तो उसमें से क्या करेंगे, उसके मान को इसमें रख के देख लेंगे। अगर बहुपद का मान यदि 0 आ गया तो कहेंगे शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं कहलाएगा। यानी कुल मिला के हम लोग जानते हैं शून्यक की परिभाषा की चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर देते। जब पूछेगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक शून्यक है, तो वहां पे क्या करेंगे, चर का मान रख देंगे, और बहुपद का आंसर यदि 0 हो जाता है तो कहेंगे शून्यक है, अगर नहीं होगा तो जिस पर शून्य बन जाएगा, जिस पर 0 आंसर आ जाएगा वो शून्यक होगा। लेकिन ऐसे पूछेगा तो ये सब्जेक्टिव पूछेगा, 2 नंबर के लिए इसका शून्यक निकाले। तो बनाने का बहुत सा आसान तरीका होगा, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और ऐसे कह दीजिए कि दिया हुआ है, क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए बहुपद हम लोग को दे रखा है px बराबर 4x² + 3x - 1, ठीक है। अब इसका शून्यक निकालना है तो लिखिए सीधे संगत समीकरण, यानी इसका संगत समीकरण लिख दीजिए। तो संगत समीकरण क्या होगा, तो संगत समीकरण 4x² + 3x - 1 बराबर हो जाएगा 0। अभी मैंने सिखाया कि बराबर 0 लगा दो तो संगत समीकरण हो जाएगा। अब इसका शून्यक निकाल दीजिए, तो गुणनखंडन विधि से। चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना किया जाता है, तो 4 को 1 से गुना किया तो मिलेगा 4। अब इसे क्या करना है, इसके बीच वाले टर्म को तोड़ना है, कि 3 को ऐसे 2 हिस्से में तोड़ो जिससे हम लोग को क्या करें कि घटाने पर, क्योंकि लास्ट में माइनस है इसलिए घटाने पर, ठीक है ना। लास्ट में प्लस होगा तो समझिए जोड़ने पर। तो यहाँ पे माइनस में 1 है और गुना करेंगे तो माइनस में 4 मिलेगा। इसका मतलब सोचिए कि घटाने पर हमको इतना और गुना करने पर -4 होना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या 3 को ऐसे 2 हिस्से में तोड़ो जिसको हम लोग को क्या करें कि घटाएं तो हम लोग को मिल जाए 3 और गुना करें तो हो जाए 4, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस 4 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 4 को गुना के रूप में लिखिए। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1 गुना 4, है ना, 4 के बदले में 1 गुना 4, है ना। माइनस को अभी रहने दो थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे देखिए 4 के बदले में 1 गुना 4 लिख सकते हैं, और चाहे 4 के बदले में 2 गुना 2 लिख सकते हैं। क्या और किसी तरीके से हम 4 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखना है कि हमें घटाने पर कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो कौन कौन सा ले, 1 4 को घटाने पर 3 मिल जाएगा, 2 2 को घटाने पर हमें 0 हो जाएगा। तो हम बस यहाँ 1 4 रखने वाले हैं। अब 1 4 रखने वाले हैं तो यहाँ पे देखिए 1 4 रखने के लिए यहाँ पे 3 प्लस में है, तो हम क्या करें, 1 से 4 घटाएं या 4 से 1 घटाएं। तो अब इसलिए देखिए कितना घटाना पड़ेगा, 4 से 1 घटाएंगे तभी ना प्लस में 3 आएगा। तो यहाँ पे 4 से 3 घटाएंगे, 4 से 1 घटाएंगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका होगा 4x² प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 से 1 घटा रहे हैं तो 4 - 1 और ये x वाला टर्म है
तो x लगा के, ठीक है ना, 1x चाहे x लिख दीजिए, और ये देखिए माइनस में 1 का 1 बराबर 0, यानी 3x के बदले में हमने 4x माइनस x लिख दिया। यहाँ पे 4 माइनस 1 हो रहा है, यानी 4x माइनस 1x कह दिया, 1x कह दिया, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, दो दो करके कॉमन निकालो। दोनों में देखो 4 शामिल है, दोनों में x शामिल है, बाहर निकालेंगे। यहाँ से 2 x है तो 1 x बचेगा, प्लस है तो प्लस, 4 से 4 देखिए 1 मर्तबा आएगा। यहाँ पे देखिए दोनों में सेम चीज x और 1 यहाँ पर मिल रहा है, अगर सेम से मिल जाएगा तो 1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। तो 1 से यहाँ पे लगाएंगे, देखिए माइनस, और ये माइनस में है तो यहाँ अंदर आके प्लस हो जाएगा। फिर देखो -1 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर में 0 हो गया। अब दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, तो x प्लस 1 है, यहाँ का क्या मिला तो 4x, यहाँ का मिल गया -1 बराबर 0। बारी बारी से इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ पे 4x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए समीकरण जैसा प्लस है तो उधर जाकर माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 4x बराबर माइनस है उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ से मिलेगा 4x बराबर 1, अब बटा में कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी x बराबर 1/4। अतः हम लोग को देखिए x बराबर क्या क्या निकल गया, तो x बराबर यहाँ से -1 निकला और 1/4 निकला, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है और ये गुणनखंडन तोड़ने का एक तरीका है, ठीक है ना। अगर ये बात समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इस पर स्पेशल एक वीडियो बना देंगे कि शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके का क्वेश्चन होगा, उसका शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझिए कि बेसिक बातें सीख लिया। अब कुछ इसके फॉर्मूले हैं, और चलिए हम लोग फॉर्मूला पर बात करते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको क्लास, बहुत दमदार तरीके से आपको कम से कम समय में जो है सारी बातें मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, इसलिए ध्यान पूर्वक देखते रहिए और बातों को समझिए कि किस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, तो बहुपद के हम लोग कुछ फॉर्मूला देखने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक घातीय बहुपद के लिए, ठीक है ना। एक घातीय बहुपद के लिए बात करने जा रहे हैं। एक घातीय बहुपद के लिए सबसे पहले शून्यक बराबर क्या होगा, तो शून्यक बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा क्या, तो -b/a, ठीक है ना। शून्यक बराबर हो जाता है -b/a। अगर शून्यक को हम यहाँ पे अल्फा कह ले तो कहेंगे कि अल्फा बराबर -b/a। और इस प्रकार से ये बात तभी होगी जब व्यापक रूप जो है, समझिए कि इस बहुपद का यानी रैखिक बहुपद का या घातीय बहुपद का व्यापक रूप जो है ax + b होगा। ध्यान रखेंगे ax + b होगा तो ऐसे कहेंगे। अगर ax b की जगह पर आप लोग मान लीजिए कि हम लोग को bx + c दे दिया तो हम लोग यहाँ पे लिखते क्या, -c/b लिखते हैं, ठीक है ना, इसके अनुसार। तो जैसे व्यापक रूप होगा उसके आधार पे हम लोग काम करेंगे। कभी कभी क्या करता है कि इसको पलट देता है, जगह इसका बदल देता है, इसका स्थान बदल देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसका शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देखना है कि किस प्रकार से हम लोग को बहुपद दिया है, उसके आधार पे आपको शून्यक बताना है, ठीक है। तो यह एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा हम लोग जानते हैं द्विघात के लिए, यानी द्विघात बहुपद के लिए हम लोग जानते हैं शून्यक का फॉर्मूला। तो यहाँ शून्यक डायरेक्टली नहीं होता है द्विघात के लिए। द्विघात के लिए मान लेते हैं कि दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो हम शून्यकों का यहाँ पे देखिए जोड़ कर रहे हैं। तो शून्यकों का योग होता है द्विघात के लिए -b/a, और शून्यकों का यहाँ पे देखिए गुना हो रहा है, बोले तो कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, और ये होता है c/a। और ये भी तभी संभव है जब इसका व्यापक रूप क्या होना चाहिए, तो व्यापक रूप ax² + bx + c हो तब। और ध्यान पूर्वक कभी कभी क्या करता है, इसके जगह बदल देगा। अगर आप ही लोग बताइए, चलिए एक आंसर देंगे कमेंट में आप लोग कि मान लीजिए कि ये बहुपद का व्यापक रूप कुछ ऐसे दिया है, bx² + ax + c दिया है। अब बताइए आप लोग कि अल्फा + बीटा क्या होगा, और फिर बताइए अल्फा × बीटा क्या होगा, ठीक है ना। ये आप लोग जरूर बताइएगा। इस टाइप से इसके जगह बदल देगा तो ये फॉर्मूला का तरीका बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि ax² + bx + c है, तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए b के जगह पर b क्या है, तो x का गुणांक है, x के साथ गुना में है b, तो यहाँ x का गुणांक होता है, और a जो है समझिए यहाँ पे x² का गुणांक होता है। इसी तरह c जो है इसका अचर पद होता है, और a जो है यहाँ पे x² का गुणांक होता है, ठीक है ना। सेम टू सेम इसी तरह से क्या होता है, तो त्रिघात के लिए होता है। अब त्रिघात के लिए क्या होता है, तो त्रिघात के लिए देखिए द्विघात के लिए 2 फार्मूला, त्रिघात के लिए 3 फार्मूला।
क्या क्या, तो इसमें भी होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी मान लीजिए अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक दिया है, तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बटा ए, और याद रखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है क्या, तो सी बटा ए, ठीक है ना, सी बटा ए, और इसमें होता है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए, ठीक है ना। और ये भी फॉर्मूला कब, जब व्यापक रूप ए एक्स क्यू, ठीक है ना, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी रहेगा, तब इनका स्थान बदलेगा तो इनके नाम में बदलाव आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो शून्यकों का हम लोग जोड़ कर रहे हैं, तो त्रिघात में शून्यकों का योग माइनस बी बटा है, यानी बी यहाँ पे क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना, यहाँ पे अचर था, सॉरी एक्स का गुणांक था, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है, यहाँ पे देखिए सी क्या है, तो एक्स का गुणांक है, और उसके बाद ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है, यहाँ पे डी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है, ठीक है। इस तरह से एक घातीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसमें हम लोग को शून्यक के बीच में, ये शून्यक के लिए हम लोग को बात नहीं जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह देंगे ये शून्यक, और ये जो है ये गुणांक है, ये कह दीजिए शून्यक, इधर गुणांक, ये शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध को भी दर्शाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गया आपका एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय क्रिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस पर आधारित जो है अलग अलग टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, तो कुल मिला के इसमें 2 और फॉर्मूले बनेंगे, क्या, तो द्विघात बहुपद को निकालने का सूत्र और फिर त्रिघात बहुपद को निकालने का सूत्र, ये 2 फॉर्मूला और हम लोग सीखेंगे, और इस पर आधारित जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आ चुके हैं हम लोग, और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद अगर हम लोग को दिया है और वहां पे कहता है कि शून्यक निकालने के लिए, तो देखिए इनका शून्यक निकालने का, सॉरी शून्यक कर रहा हूं, यहाँ पे मान लीजिए कि द्विघात बहुपद ही निकालने के लिए अगर बात की जाए, तो देखिए कैसे हम लोग निकालने का काम करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा आपका द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, है ना, द्विघात बहुपद को ही निकालने का सूत्र होगा, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होगा, बहुपद को हम px कह देते हैं, x में कह देते हैं, और ये सूत्र होता है कि a इंटू, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, आप प्लस कहेंगे अल्फा बीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, जहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो शून्यकों का योग है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये 2 बात दिया हुआ है तब हम लोग द्विघात बहुपद ऐसे निकाल लेंगे, या इसी का एक और फॉर्मूला हो जाता है px बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और ये फॉर्मूला भी लगा करके हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं, कब, जब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हो, शून्यक दिया हो, ठीक है ना। अगर सिर्फ शून्यक दिया हो तो हम शून्यकों का योग और गुणनफल अलग से पहले ज्ञात करके इसमें पुट कर सकते हैं, या सीधे सीधे इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन जब शून्यकों का योग और गुणनफल पहले से ही दिया हो तो हम लोग इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इसी को मानेंगे हम लोग, तो ज्यादातर यूज हम लोग जो है ना इसको करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसी तरह से क्या होता है, तो इसी तरह से हम लोग को मिलेगा त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, तो त्रिघात के लिए सूत्र होता है सेम टू सेम इसी प्रकार से कहेंगे, यानी a इंटू त्रिघात है तो घात 3 आएगा एक्स क्यू, उसके बाद हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू होगा एक्स, प्लस में सॉरी माइनस में अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, शून्यकों का योगफल है, यहाँ पे 2 करके देखिए शून्यकों का गुना करके, यानी गुणनफल का योगफल है ना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल है, तो अगर हमें त्रिघात बहुपद निकालने को कहता है, वहां पे हम लोग को शून्यकों का योगफल, 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग, और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, इस प्रकार से बात दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और नहीं तो सिर्फ शून्यक दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे कि इजिली ये क्या करेंगे, a इंटू एक्स क्यू माइनस सॉरी a इंटू हो जाएगा क्या, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है ना, ये हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे, और इस प्रकार से जो है ये हम लोग का बहुपद का थ्योरी कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम लोग को मिलेगा बहुपद का क्या, तो बहुपद का भाग,
तो बहुपद के भाग के लिए नॉर्मल सा जो भाग की तरीका होता है, हाँ चलिए एक फॉर्मूला हम लोग सीख ही लेते हैं। अगर बहुपद के भाग की करेगा बात, तो वही जैसे हम लोग वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन जानते हैं वैसा ही काम करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे भाग के लिए px हम लोग भाजक मानेंगे, है ना, qx जो है ये भागफल भाजक मानेंगे, gx जो है वो भागफल मानेंगे और rx जो है वो शेषफल मानेंगे। इसके जगह पर का बदलाव हो सकता है ना, हम लोग भाजक को भी gx मान सकते हैं, भागफल को qx कर सकते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये gx हो जाएगा और ये qx हो जाएगा और इसको हम लोग rx कहेंगे, यानी शेषफल को हम लोग rx कहेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है वही भाग एल्गोरिदम कहलाता है। याद रखिएगा, भाग एल्गोरिदम कह देते हैं, भाग एल्गोरिदम, ठीक है ना, यानी भाग एल्गोरिदम हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है। और भाग एल्गोरिदम क्या बनता है बहुपद के लिए, तो वही बनेगा, देखिए कि px बराबर क्या होगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी ये बनेगा क्या, gx इंटू बनेगा qx अब प्लस में हो जाएगा rx, ठीक है ना। तो बस ये बहुपद के भाग के लिए काम आएगा। और एक और बात होता है कि भाग देने पर आपको घात पूछ लेता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये अंत वाला बात, याद रखिएगा। अगर किसी बहुपद px में किसी बहुपद अगर हम gx से भाग देते हैं, ठीक है ना, किसी बहुपद px में अगर किसी बहुपद gx का भाग देते हैं और हमें पूछेगा कि भागफल का घात क्या होगा, तो क्या करेंगे, px के घात में से यहाँ gx के घात को घटा देंगे। यानी याद रखिएगा, px के घात से क्या करेंगे, तो gx के घात को, यानी जो भी बहुपद होगा इसके घात को माइनस कर देंगे, बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इतने समय में, देखिए कम से कम समय में मैंने आपको पूरे बहुपद के सारे थ्योरी को कंप्लीट करा दिया। इस थ्योरी को 2-3 बार आप देख लीजिए और उसके बाद जो है आप सवाल बनाने बैठिए, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो कुल मिला के हम लोग जो है यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट किए। अगले वीडियो में जो है हम लोग सारे पूरे बहुपद का एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।